गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से पाठ नंबर 1 जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब और लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो उस पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर समझा रही हूँ। तो मैंने पहले वीडियो में इस पाठ का सार, पाठ के गद्यांश पढ़ के उसके अंदर दिए गए प्रश्नों के उत्तर और फिर पाठ के पीछे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ये सब समझा दिए हैं। तो हमारा ये पाठ अभी 10 तक जो प्रश्न थे उनके उत्तर मैंने आपको समझा दिए हैं। तो उससे आगे के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको मैं इस वीडियो में समझा रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं। अब अगला जो प्रश्न है, हमने यहाँ तक पाठ नंबर 10 तक, प्रश्न नंबर 10 तक पढ़ा था कि बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है। तो अब इसके आगे जो प्रश्न है, हमने पढ़ना छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हो गई थी। अब आपने पढ़ा था, इसमें पढ़ा ही है कि जब बड़ा भाई 2 बार फेल हो गया था और छोटा भाई दोनों बार जो है प्रथम स्थान पर रहा, तो उनमें जो 3 कक्षाओं का अंतर था वो अब सिर्फ एक ही क्लास का अंतर रह गया था। तो ऐसा ये देख करके जो छोटा भाई था वो थोड़ा निडर हो गया था। उसने बड़े भाई से डरना बंद कर दिया था और अपने मन में ये विचार लाने लगा था कि अब बड़े भाई को मुझे डांटने फटकारने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब उसके मन में ये बात आती है कि बड़े भाई साहब जो कुछ भी कहते हैं वो मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं और मैं ही उनके बारे में क्यों गलत सोच रहा हूँ। अब मेरे लिए यानी मेरे कारण मुझे आगे बढ़ते हुए देखने के लिए ही वो खुद बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं, हमेशा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं और वो अपने परिवार की जिम्मेदारी को भली प्रकार से समझते हैं। इसीलिए तो वो ऐसा करते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मेरी जिम्मेदारी भी उन पर है, यानी मैं भी उनकी जिम्मेदारी हूँ। इस प्रकार से सोचकर ही वे स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं, ना कभी खेलते कूदते हैं, ना कभी गलत काम करते हैं। बड़े भाई की जब ऐसे बातें उनके मन में आई तो उन्हें अपने छोटेपन का एहसास हुआ। तब उन्होंने सोचा कि मैं तो ऐसे गलत ही बड़े भाई के बारे में सोचता रहता हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तब जब ये बातें उनके मन में आई तो बड़े भाई के लिए उनके मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। अब है बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं, मतलब उनके स्वभाव की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता, अब इसको व्यंग्य रूप में नहीं लेना चाहिए, लेकिन यदि दूसरे तरीके से सोचें तो एक व्यंग्यात्मक तरीका लगता है। मतलब इसमें बताया गया है कि वे पढ़ाई में जल्दबाजी से काम नहीं लेते थे, क्योंकि इस पाठ में भी आया है वो एक एक क्लास में 2-3 साल लगाते थे, क्योंकि उनके अनुसार नींव का मजबूत होना जरूरी है। यदि नींव ही मजबूत नहीं होगी तो कोई मकान पायदार कैसे बनेगा। यानी नींव ही मजबूत, शुरू से हम अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करेंगे तो बड़ी क्लास में जाकर के कैसे पढ़ पाएंगे। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील मतलब पढ़ते रहते थे। उनका स्वभाव था कि वो पूरा दिन किताबें कॉपियाँ बैठ कर के खोल के बैठे रहते थे और कुछ न कुछ लिखते रहते थे और पढ़ते रहते थे। वे समय बर्बाद नहीं करते थे। वो इसलिए कभी खेलने के लिए बाहर नहीं जाते थे, कभी खेलों में, मेले तमाशों को देखने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते थे। फिर वे उपदेश देने में बड़े कुशल थे। मतलब जब बातें सुनाते थे ना, भाई को जब डांटते थे, वो खेल के आता था तो उसे डांटना फटकारना शुरू कर देते थे, उपदेश देना शुरू कर देते थे और वो इतनी अच्छी अच्छी बातें उदाहरण दे करके समझाते थे जो वास्तव में ही शायद पढ़े लिखे व्यक्ति को भी ना समझ में आए। जैसे उन्होंने रावण का उदाहरण दे दिया भी, रावण जो है कितना शक्तिशाली था, कितने उसके पास धन दौलत थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी वो मारा गया था, अपने अहंकार के कारण मारा गया। अहंकार तो बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ता है, इसलिए व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने
ये बात बताई, कैसे उदाहरण दे करके अपने दादाजी का, माता का और अपने स्कूल के प्रिंसिपल का, उनकी माता जी का, कि कैसे पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी उनमें अनुभव कितना था, अपने अनुभव के ज्ञान से जो उन्होंने अपने घर को कितनी अच्छी तरह से चलाया था। वे बताते थे कि किताबी ज्ञान की अपेक्षा अनुभव का ज्ञान जो है वो अधिक अच्छा होता है, उसी से व्यक्ति ज़्यादा सीखता है। किताबों से पढ़ लिख करके वो ज़्यादा नहीं सीख सकता था। यानी वो जो है भाषण देने की कला में, उपदेश देने की कला में बड़े कुशल थे। वे स्वयं पर हमेशा नियंत्रण रखते थे और अपने मन की इच्छाओं को दबा लेते थे। उनके मन में इच्छा होती थी कि वे भी बाहर खेलने के लिए जाएं, दूसरे बच्चों के साथ मिलकर के खेलें, कूदें, पतंग उड़ाएं, तितलियां बना बना करके फेंकें, या जो क्रिकेट और मैच वगैरह हो रहे हैं वो देखें, लेकिन वो सब पर नियंत्रण रख लेते थे, क्योंकि वो समझते थे कि मुझ पर मेरे छोटे भाई की जिम्मेदारी है, तो मुझे अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। यदि मैं खुद ये सब काम करूँगा तो मेरा छोटा भाई भी जो है मुझे देखा देखी ये सब काम करेगा। इस प्रकार से वो अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझते थे। ठीक है, इसके अलावा उन्हें जो है और भी बहुत से विषयों में गहरी जानकारी थी, इसलिए तो वो कहते थे कि निबंध लिखने को दिया जाता है, निबंध लिखना होता है थोड़ा सा, तो लिखने से काम चल जाता है, तो ये 4-4, 5-5 पेज लिख के समय की व्यर्थ बर्बादी क्यों की जाती है, समय क्यों बर्बाद किया जाता है, क्यों व्यर्थ गंवाया जाता है। तो इस प्रकार से बड़े भाई साहब के स्वभाव की ये विशेषताएं हैं। फिर अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे महत्वपूर्ण माना है। तो बच्चों आपको पता ही है, उन्होंने किताबी ज्ञान को तो महत्वपूर्ण माना नहीं है, उन्होंने तो जीवन के अनुभव को ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि उनका कहना है कि किताबों को पढ़ करके, रट्टा लगा करके व्यक्ति जो है उसको जीवन की समझ नहीं आती है। ठीक है, जीवन की समझ तो अनुभव से आती है। कई बार व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन उसे जीवन का अनुभव या जीवन का तजुर्बा इतना होता है कि वो सब कामों को बहुत अच्छी तरह से चला लेता है और अपना जीवन बसर बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जिंदगी के अनुभव से ही जीवन की समझ आती है। अब इसके लिए उन्होंने वही उदाहरण भी दिए थे जो मैंने आपको कई बार समझा दिए हैं, कि उन्होंने अपने दादाजी का उदाहरण दिया, माँ का उदाहरण दिया, प्रिंसिपल का दिया, प्रिंसिपल की माताजी का उदाहरण देकर ये कहा। तो इसलिए कहा गया है कि जीवन की समझ किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। इसलिए हमें किताबों में हम जो पढ़ते हैं उसको खाली रट्टा लगाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे दिमाग से सोचना चाहिए, सोच समझ करके ही उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। अब आ जाता है आशय स्पष्ट कीजिए। अब इसमें इसी में जो प्रश्न के दिए गए हैं, आशय स्पष्ट कीजिए, तो उसमें जो पहला है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। अब इसमें क्या बताया गया, इन पंक्तियों का आशय है कि किताबें पढ़ कर के परीक्षा पास कर लेना बहुत आसान होता है। इससे केवल किताबी ज्ञान ही हासिल किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है, यानी किताबों से जो पढ़ा उसको इकट्ठा किया जा सकता है। उससे मतलब जीवन का कोई अनुभव नहीं रहता, उससे मतलब व्यवहार की शिक्षा जो है वो उम्र के साथ साथ अनुभव से ही मिलती है। केवल किताबों के ज्ञान से व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। यदि अनुभव के द्वारा हमारी बुद्धि का विकास नहीं होता है तो वैसी किताबें पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। केवल किताबें पढ़ कर के हम परीक्षा में ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं बन सकते। तो इसलिए जो है रट्टा पद्धति को छोड़ देना चाहिए, रट्टा लगाने की जो आदत है उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रटने से हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता, हमारी बुद्धि नहीं बढ़ती। रटने से सिर्फ हमें वो याद हो जाता है, लेकिन समझ में नहीं रहता, उससे समझ नहीं बढ़ती है। तो बच्चों ध्यान रखना है, जो हम पढ़ते हैं उसे समझने का प्रयास करना है और उसे जीवन में उतारना है। फिर अगला है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने।
आशय स्पष्ट कीजिए। अब ये बात जो है, ये पंक्ति भी बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को उपदेश देते हुए कही थी कि जिस प्रकार से किसी मकान को मजबूत बनाना है तो उसकी जो नींव है वो मजबूत करनी जरूरी होती है। यदि नींव मजबूत नहीं है, ऊपर मकान खड़ा कर देंगे तो वो मकान मजबूत नहीं होगा और बहुत जल्दी गिर जाएगा। उसी तरह से शिक्षा की नींव को मजबूत करने के लिए किसी भी विषय को बार बार पढ़ करके उसे समझना पड़ता है, और यदि हम उसे समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो अच्छी तरह से हमारे दिमाग में नहीं बैठेगी बात, और जब दिमाग में नहीं बैठेगी तो खाली रट्टा रट्टा लगाया हुआ यदि हम लिखना चाहते हैं, एक शब्द कहीं से भूल गए, इवन स्टार्टिंग से भी पहला शब्द हमारे दिमाग से निकल गया तो पूरा उत्तर जो है हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो रट्टा लगाया हुआ होता है, हमें समझ में नहीं आता, एक शब्द से सारा खत्म। तो इस तरह से हमें बार बार पढ़ करके समझने का प्रयास करना चाहिए, यानी शिक्षा की नींव को भी मजबूत बनाना चाहिए। यद्यपि बड़े भाई साहब जो हैं वो पढ़ाई में तेज नहीं थे, लेकिन फिर भी परिश्रमी थे और परिश्रम करते रहते थे, हमेशा पढ़ते रहते थे। फिर तीसरा इसका आया है आशय स्पष्ट कीजिए में, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। पंक्ति का आशय स्पष्ट किया। अभी कौन कह रहा है? छोटा भाई कह रहा है, क्योंकि बड़ा भाई उसे हमेशा डांटता रहता था, पढ़ने के लिए कहता था, खेलने कूदने से मना करता था, लेकिन फिर भी वो जो है खेल कूद को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो इसमें बताया कि जैसे संसार का हर प्राणी मोह माया में लिप्त रहता है, वह इससे दूर नहीं रह सकता, उसी प्रकार से बड़ा भाई जो था उसे डांटता फटकारता रहता था। बड़े भाई की डांट फटकार खाने के बाद भी छोटा भाई अपने खेल कूद को नहीं छोड़ सकता था। ठीक है, तो ये था, इन पंक्तियों का हमें आशय स्पष्ट करना था। तो बच्चों, ये प्रश्न जो थे इनके उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब फिर मैं भी वही बार बार कह रही हूँ कि नींव को मजबूत करना, यानी कि हमें जो है अपनी बुद्धि का विकास करना है, केवल रट्टा नहीं लगाना है, केवल किताबी ज्ञान अर्जित नहीं करना है कि जो हमने पढ़ लिया उसको रट लिया बस वो काम हो गया, ऐसा नहीं करना है। हमें समझना है कि इसमें क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है, इन प्रश्नों में जो उत्तर दिए गए उनके माध्यम से क्या बताया जा रहा है, उसको हम दिमाग से सोचेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो बच्चों, ये प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं, अब आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, और जितने भी प्रश्न मैं आपको समझाती हूँ वो आप साथ साथ ही नोटबुक में लिखते जाओगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसे लिखोगे आप अपनी भाषा में। आपने मान लो वीडियो देखा, उसमें आपने सुन लिया भी क्या क्या बताया गया है, तो आपके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी। आप जब प्रश्न लिखोगे उसका उत्तर आप अपनी भाषा में, क्योंकि शब्दों का हेर फेर हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, बात वही आती है, तो लिखने में आप जो है भाषा बदल सकते हो। तो आप अपनी भाषा में इन प्रश्नों के उत्तर लिखोगे। अब आप कर लोगे साथ साथ में, तो ना तो आपको कोई मुश्किल होगी, और फिर बाद में जब स्कूल खुलेंगे तो आपके पास काम किया होगा, आप उसको कभी देखना चाहो तो दोबारा देख सकते हो। थैंक यू।